चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। इस ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है। चलिए, सो वी वर डिस्कसिंग PYQs ऑफ SSC JEE। टॉपिक अंडर कंसिडरेशन वाज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। टॉस हमारा कंप्लीट हो गया था। आज आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कंप्लीट हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली BMC में एंटर कर जाएंगे आज हम। तो टुडे विल एंटर इनटू BMC। आपका प्लस पे भी कोर्स स्टार्ट हो गया आज BMC का, तो दोनों चीज़ें पैरेलली चल रही होंगी। यहाँ पे BMC के क्वेश्चन चल रहे होंगे और प्लस पे आपका BMC का कोर्स भी स्टार्ट हो गया, तो दोनों को आप रिलेट भी कर सकते हैं आपस में। तो आज थोड़े बहुत सवाल ही बचे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के आखिरी के, उसको कंप्लीट करके वील एंटर इनटू बिल्डिंग मटेरियल्स ऑल्सो। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। ऑन SSC JEE अप टू 33% ऑफ द डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शंस। देन SSC JEE के लिए सिविल ए बैच लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को। दूसरा बैच आज ही लॉन्च हुआ है, 21 जुलाई को मैंने स्टार्ट किया। द टॉपिक विच स्टार्टेड इज बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। शाम को ये बैच होता है 7:30 से लेकर 8:30 के बीच में। Then for SSC JEE which is being preponed, you can avail up to 25% of the discount. Then for GATE and ESE up to 20% off on all the subscription is available till 22nd of July. Then 0% EMI is also being rolled out on your subscription cost. 0% EMI भी roll out कर दी गई है। प्राइस हाइक आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली परसों से प्राइस हाइक आ जाएगा। नेक्स्ट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रही है आपके HPCL के लिए, 24 जुलाई को होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे लोग इसे दे सकते हैं। 150 मिनट का टेस्ट होगा, 170 क्वेश्चन होंगे। एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आपका HPCL का एग्जाम होता है। प्लस और आइकॉनिक लर्नर्स के लिए प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल है। प्रिंटेड नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर प्लस एंड आइकॉनिक लर्नर्स। देन जो भी फीचर्स है हमारे आइकॉनिक के, दैट कैन बी अवेल्ड एट मिनिमल कॉस्ट पे अवेल कर सकते हो आप उसे। नेक्स्ट गेट 23, गेट 24, ESE 23, ESE 24 के लिए नया बैच लॉन्च हुआ था 7 जुलाई को। टॉपिक विच वॉज स्टार्टेड इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ये तो हो गए हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स। कहाँ तक कर लिया था? सवाल ध्यान भी नहीं है मुझे। ये वाला प्रॉब्लम भी हो गया था, ये वाला प्रॉब्लम भी हो गया था, ये वाला प्रॉब्लम भी हो गया था। देन दिस प्रॉब्लम वाज आल्सो बीइंग डन। ये था मेरे ख्याल से लास्ट प्रॉब्लम। आई एम जॉबर, मुझे रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता जिस वजह से सिलेबस अधूरा लगता है। बेटा रिवीजन पहले होगी, बाकी सारे काम बाद में होंगे। रिवीजन इज द प्राइम फोकस एरिया, प्राइम फोकस एरिया होता है। सिलेंडरनेस रेशो, ये वाली प्रॉब्लम भी कर दी थी, ये वाली प्रॉब्लम भी हो गई थी। यूलर थ्योरी भी कर लिया था। नहीं, एक बार चेक करके बताना, ये था लास्ट सवाल। दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम। एक बार वेरीफाई करके बताओ। यही था। चलो नेक्स्ट, cylinderness ratio of a 5 meter long column hinged at both the ends having circular cross section and diameter 16 centimeter। cylinderness ratio पूछ रहा है। ये वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ था, 4 was the answer। हाँ ठीक है, जो भी आंसर था उसका। चलो देखो, अगला सवाल यही है। बोला है सिलेंडरनेस रेशियो निकालो 5 मीटर लॉन्ग कॉलम का, हिंज्ड एट बोथ दी एंड्स। दोनों एंड पे हिंज्ड है, दोनों एंड पे हिंज्ड है, इसका मतलब एल इफेक्टिव कितनी होगी? एल ही होगी। सो सिलेंडरनेस रेशियो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? एल इफेक्टिव। अच्छा सॉरी, इरेज डार्क चाहिए होता है ना आपको। लैम्डा इज इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम।
एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, एल इफेक्टिव एल के बराबर है, आर मिनिमम कितनी होगी हमारी, स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय ए, तो स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय ए, एल इफेक्टिव एल के बराबर है, बाकी सारी वैल्यूज है सेंटीमीटर में, 5 मीटर, 5 मीटर को बदला सेंटीमीटर के अंदर। आई कैसा है क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो हमारा हुआ वैल्यू पाई d4/64 और ये हुआ हमारा पाई d²/4, तो पाई पाई कटा, ये 16 आया, डी आया, तो 5 × 10⁻², नीचे आएगा हमारा d/2, 2 ऊपर चला जाएगा और d आ जाएगी नीचे 16, तो 500/8। देखो भैया 500/8 क्या है, 125, गलत कर दिया क्या मैंने, सोलह 4, अच्छा ये 4 है, तो 500/4, तो 250, 125, 125, हाँ ठीक है, 16 का रूट 4, हाँ 16 का रूट 4, d/4 वो कर दिया, d/4, d/4 और d/ था 4, कर दिया उसको d/4, तो आंसर आ गया डी। क्लियर है, सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अ क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क अबाउट इट एक्सिस, थोड़े सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क अबाउट इट एक्सिस, टॉर्क किया, द स्प्रिंग वुड एक्सपीरियंस, टॉर्क किया तो स्प्रिंग में क्या आ जाएगी, बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगी, टॉर्क बोल दो मोमेंट बोल दो एक ही बात है, तो बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, यूनिफॉर्म स्ट्रेस, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस तो आएगी नहीं, नॉट बी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, नो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, टॉर्शनल शेयरिंग स्ट्रेस, टॉर्शनल शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, वही बेंडिंग स्ट्रेस ही आएगा, प्योर बेंडिंग होती है, इट विल सब्जेक्ट टू बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्शन लगाओ तो बेंडिंग ही होगी, बना के दिखा देता हूँ शायद अगर मुझे बन जाए तो, नहीं तो रियल पिक्चर तो आएगी नहीं यहाँ पे, तो रियल पिक्चर तो शो भी नहीं कर सकता यहाँ पे मैं, सो ये हमारी स्प्रिंग होती है, नो बन गई, बहुत बढ़िया, तो ये हमारी स्प्रिंग होती है, दिस इज अवर स्प्रिंग, इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू टॉर्क अबाउट इट एक्सिस, तो टॉर्क बोल दो मोमेंट बोल दो एक ही बात है, इट इज वन एंड द सेम थिंग, तो इस मोमेंट की वजह से क्या डेवलप हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, इट विल बी डेवलप सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेस, ये मैंने स्प्रिंग बना के दिखा दी आपको, बन गई कोइंसिडेंटली, वैसे बनती नहीं है स्प्रिंग वो फ्री हैंड से, तो स्प्रिंग बन गई है यहाँ पे मेरे से, स्प्रिंग इज बीइंग फॉर्म्ड, ये साइज होती है स्प्रिंग की, जैसे द साइज ऑफ द स्प्रिंग डायमीटर, तो ये डायमीटर है स्प्रिंग का डी। मुझे साउंड नहीं आ रहा, सबको साउंड नहीं आ रहा है क्या, प्रशांत सिंह को ही साउंड नहीं आ रहा है या सबको साउंड नहीं आ रहा, सबको नहीं आता तो सब हल्ला मचाते हैं, मतलब आपकी दिक्कत है, एक बार चेक करो, क्लियर है, आ रहा है ना, चलो, द प्रीडोमिनेंट इफेक्ट ऑफ द एक्सियल टेंसाइल फोर्स, the predominant effect of the axial tensile force on a helical spring, the predominant effect of the axial tensile force, axial tensile force का predominant effect क्या होता है, predominant effect on a helical spring, helical spring को हम torsion spring भी बोलते हैं, सर T इक्वल्स टू एम, एक ही तो बात है, देखो ना पीछे, चाहे टॉर्क बोल दो चाहे मोमेंट बोल दो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, आपने इसको जब ट्विस्टिंग मोमेंट दिया तो वो तो टॉर्क है या मोमेंट है, एक ही तो बात है, इट इज वन एंड द सेम थिंग, कोई अलग चीज थोड़ी ना इसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर, इट इज नॉट अ डिफरेंट थिंग,
तो सवाल ने क्या बोल रखा था, सवाल ने आपको ये दे रखा है कि क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, इट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क अबाउट इट एक्सिस। उसकी एक्सिस के अबाउट आपने टॉर्क प्रोवाइड किया, जब उसकी एक्सिस के अबाउट टॉर्क प्रोवाइड किया तो वो बेंड भी तो कर जाएगी, इट विल बेंड ऑल्सो। हाँ, अगर आप क्या कर रहे होते, अगर आप इस पे एक्सियल लोडिंग दे रहे होते, जो अगला सवाल है ये वाला, सेम सेम यही स्प्रिंग है, सेम वही स्प्रिंग है, वापस बना के दिखा देता हूं, बन जाए बस, बन जाएगी। हाँ, सेम यही स्प्रिंग है। इस बार आपने स्प्रिंग के ऊपर कौन सी लोडिंग लगाई, इस बार आपने स्प्रिंग के ऊपर लोडिंग लगाई एक्सियल टेंसाइल लोडिंग। जब आपने एक्सियल टेंसाइल लोडिंग लगाई तो अब बोल रहा है बताओ इसमें जो मेजर इफेक्ट आएगा वो कौन सा आएगा। अब जरा बताना, ये जो एक्सियल टेंसाइल लोड है क्या डेवलप कर रहा है स्प्रिंग के अंदर, ये जो एक्सियल टेंसाइल लोड है हमारे स्प्रिंग के अंदर क्या डेवलप कर रहा है, एक, इट इज प्रोड्यूसिंग अ टॉर्क, ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है हमारी स्प्रिंग के अंदर। कैसे, मैं एक सेक्शन कंसीडर कर रहा हूं, आई एम कंसीडरिंग अ सेक्शन। अगर मैं सेक्शन कंसीडर करूं कोई सा भी, लेट सपोज ये मेरा पॉइंट है, पॉइंट को मैं लाल कलर से दिखा रहा हूं, ये मेरा पॉइंट है। तसल्ली से मेरे सवाल को सुनना और ये बताना कि इस लोड और इस पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है। आराम से मेरी बात को सुनना और तसल्ली से सोच के बताना, ये जो मैंने लोड अप्लाई किया एक्सियल टेंसाइल लोड है, एक्सिस के अबाउट लगी है, और ये जो मैंने पॉइंट कंसीडर किया मेरे स्प्रिंग के सरकमफेरेंस के ऊपर, तो लोड और सरकमफेरेंस के बीच की दूरी कितनी है। इसका अगर मैं प्लान बना के दिखाऊं, ये प्लान है, दिस इज द प्लान, और ये लोड लगा हुआ है, दिस इज द लोड विच इज बीइंग अप्लाइड। तो जो मैंने पॉइंट कंसीडर किया है, द पॉइंट विच इज बीइंग कंसीडर्ड बाय मी, उसके अंदर और जो मेरा कंसर्न्ड पॉइंट है उसके बीच की दूरी कितनी है, आर। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, D/2। धनंजय, राजेश रंजन, अमित कुमार, हिमांशु तिवारी, एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब आपको ये बात समझ में आती है। इसका मतलब इस लोड की वजह से इस पॉइंट पे क्या डेवलप होगा, ट्रांसफर ऑफ लोड कर सकते हो, ट्रांसफर ऑफ फोर्सेस। तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर, अगर मैं इस पॉइंट की एनालिसिस करूं, इस पॉइंट के ऊपर एक तो डायरेक्ट टेंसाइल लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा। टॉर्क कितनी डेवलप हो जाएगी, P/R। तो एक तो टॉर्क डेवलप हो जाएगी, दूसरा एक्सियल टेंसाइल लोडिंग होगी। लो अलग से बना के दिखा दिया। अब सवाल ने पूछा क्या है, सवाल ने पूछा प्री डोमिनेंट इफेक्ट किसका होता है, सवाल ने पूछा प्री डोमिनेंट इफेक्ट किसका होता है। प्री डोमिनेंट इफेक्ट इस ट्विस्टिंग मोमेंट का होता है। तो टेंशन तो है, पर सवाल ने क्या बोला, प्री डोमिनेंट इफेक्ट किसकी वजह से होता है। प्री डोमिनेंट इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस ट्विस्टिंग, जिसको आप टॉर्क बोल रहे हो, तो आप बोलोगे बी, ट्विस्टिंग। क्लियर है। चले आगे। चलो ट्विस्टिंग एक्सप्लेन कर दो। देखो ये ट्विस्टिंग एक्सप्लेन करी तो है, मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया, आई हैव कंसीडर्ड दिस पॉइंट। लो और अच्छी तरह समझा देता हूं। ये जो मेरी स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का मैंने क्रॉस सेक्शन कट किया, स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन कट किया और ये ट्विस्टिंग भी दिखा दी। ट्विस्टिंग इज इक्वल टू P/R। ये हमारी ट्विस्टिंग है। आ गया, आने दो भाई, अगले को पेमेंट मिलती है उसी चीज की, कर रहे दो उसका, अगला अपना काम कर रहा, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। उसका काम ही है, उसको उसके ऊपर घर वालों ने इतना पैसा इन्वेस्ट ही इसलिए किया था, पढ़ाई लिखाई इसलिए कराई थी उसको, तो वो अपना काम कर रहा है। यही तो ड्रीम था उसके घर वालों का कि वो सबको जाके यूट्यूब पे तंग करेगा, मेरा बेटा बड़ा होके ये काम करेगा। तो देखो वो काम कर रहा है, वही करने दो उसे, क्यों तंग कर रहे हो उसे, करो बेटा करो, तुम डेंजरस, ये समझते नहीं है ये बातें, तुम करो अपना काम, नाम रोशन करो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलिए, an open coiled helical spring of mean diameter d, number of coils n, and wire diameter d is subjected to axial force P. The wire of the spring will be subjected to, the wire of the spring will be subjected to, तो spring में क्या डेवलप हो जाएगी? देखो अभी पीछे वाली कहानी है सेम, एग्जैक्टली सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम थिंग, यही सवाल पूछा हुआ है। देखो पिछले वाले केस में पूछा प्री डोमिनेंट इफेक्ट बताओ क्या होगा, ये बना तो रखा है मैंने आपका। देखो वायर है, इस वायर के ऊपर ये लोडिंग लग रही है, दिस इज द लोडिंग विच इज बीइंग एक्टिंग ऑन द वायर। तो एक तो एक्सियल लोड लगा, वन इज द एक्सियल लोड, एक ये ट्विस्टिंग मोमेंट भी आया हुआ है, दिस इज द ट्विस्टिंग मोमेंट पी आर। अब ये जो वायर है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन काटोगे अंदर की तरफ, ये वायर को मैंने अंदर की तरफ भी बना के दिखाया, वायर बोल दो, कॉइल बोल दो, ये लोड लग रहा है इस पे, तो इस लोड की वजह से क्या आएगा, शेयर भी आएगी, इस लोड की वजह से बेंडिंग भी आएगी, और क्या दिख रहा है आपको, ट्विस्टिंग मोमेंट तो दिख ही रहा है, ट्विस्टिंग कैन बी सी। तो तीनों चीजें आ रही हैं, तो तीनों चीजें आई हैं, तो कंबाइंड शेयर भी होगा, बेंडिंग भी होगी और ट्विस्टिंग भी होगी। तो शेयर, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। The maximum shear stress occurs at the outermost fiber of a circular shaft under torsion. The maximum shear stress occurs on the outermost fiber of a circular shaft under torsion. In closed coil helical spring, the maximum shear stress occurs on. अच्छा, सेम वो पीछे वाली कहानी है, एग्जैक्टली सेम पीछे वाली चीज है। ये देखो जरा बताना, ये टॉर्शन की वजह से जो शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी, इस टॉर्शन की वजह से जो शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी वो कहां पर डेवलप होगी, इस टॉर्शन की वजह से जो शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी वो कहां पर डेवलप होगी, वेयर इट विल बी डेवलप्ड। देखो इसको मैं और मैग्नीफाई कर रहा हूं, आई एम मैग्नीफाइंग दिस अगेन, इसको मैंने और मैग्नीफाई कर दिया, तो ये टॉर्शन की वजह से स्ट्रेस, ये स्ट्रेस किसकी वजह से, टॉर्शन की वजह से, इस डायरेक्शन में टॉर्शन की वजह से स्ट्रेस, टॉर्शन की वजह से स्ट्रेस। दूसरा स्ट्रेस किसकी वजह से आएगा, दूसरा स्ट्रेस आएगा डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स की वजह से, तो डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स की वजह से स्ट्रेस, तो इसको मैं बोलता हूं छोटा टी। यहां पर भी डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स की वजह से स्ट्रेस, छोटा टी। अब जरा चेक करो, सी दिस डायग्राम एंड एनालाइज वेयर द मैक्सिमम स्ट्रेस विल अकर, आउटर फाइबर पे या इनर फाइबर पे। तो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है हमारी, इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू द सेम एक्सियल टेंसाइल फोर्स। तो बोल रहा है ये क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो आउटर पार्ट पे डेवलप होगी या इनर पार्ट पे डेवलप होगी। कौन है अमित सागर, अमित सागर डायरेक्शन देखो ना, सीधी डायरेक्शन। यहां पर तो टॉर्शन में से ट्रांसफर स्ट्रेस घटानी पड़ेगी, यहां पे टॉर्शन में ट्रांसफर जोड़नी पड़ेगी, तो इनर वाले में आया ना, देखो ना ये वाला बनाया ना एलिमेंट मैंने, दिस इज द एलिमेंट विच इज बीइंग ड्रॉन, इसको मैंने और मैग्नीफाई करके दिखा दिया। तो इनर वाले पोर्शन में आपको स्ट्रेस क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, क्योंकि टॉर्शन प्लस ट्रांसफर्स हो जाएगी, ये हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस निकल के आएगी। यहां पर तो मिनिमम होगी, टॉर्शनल स्ट्रेस माइनस ट्रांसफर स्ट्रेस। क्लियर है, तो इनर मोस्ट फाइबर पे मिनिमम होगी। चले आगे, चलो the hoop stress induced in thin cylinder by winding it with wire under tension will be। तो थिन सिलेंडर है, उसमें आपने वायर को वाइंड किया, तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, the hoop stress induced in a thin cylinder by winding it with the wire under। उल्टा बता रहे हो,
वायर के अंदर टेंशन है तो सिलेंडर के अंदर क्या डेवलप होगा? सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। अपने फिंगर के ऊपर वायर को वाइंड करो, मतलब इतना परफेक्ट एग्जांपल है। आपकी फिंगर सिलेंडर की तरह काम कर रही है, थिन सिलेंडर, इसके ऊपर तार लपेट दो, तार को खींच के लपेट दो। जब तार को खींच रहे हो, तार में टेंशन है, आपकी उंगली के अंदर क्या डेवलप हो जाएगी? बताओ, इससे प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होगा? अपनी उंगली में वायर, अपने वायर को खींच के लपेट दो या रबड़ लपेट दो, तो आपकी उंगली के अंदर क्या डेवलप हो जाएगी? कंप्रेशन डेवलप हो जाएगी ना, टेंशन डेवलप हो जाएगा उंगली में। हाँ, बहुत बढ़िया। तो वो बोल रहा है मेरी फिंगर में टेंशन डेवलप हो जाएगी। तो भैया इससे प्रैक्टिकल एग्जांपल और क्या ही बताऊं मैं, मेरे को तो नहीं लगता इससे प्रैक्टिकल एग्जांपल कुछ और हो सकता है। तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर में आपने वायर को लपेटा, सिलेंडर में जब वायर को लपेटोगे, वायर के अंदर टेंशन है, तो आपके सिलेंडर के अंदर डेवलप हो जाएगी कंप्रेशन। तो ये हमारी वायर है, तो वायर के अंदर टेंशन, आपके सिलेंडर के अंदर डेवलप हो जाएगी कंप्रेशन, तो आपके सिलेंडर को कंप्रेस कर देगी वो। अंग्रेजी वालों को भी कंसीडर करो। हाँ, अंग्रेजी वालों के लिए भी यही आंसर है, अंग्रेजी वालों के लिए भी सेम आंसर है, तो उनके लिए भी कंप्रेसिव आंसर ही रहेगा, उनका आंसर चेंज नहीं होगा। होप देख के फंस गए, कोई बात नहीं, चलता है। तो ये टेंशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू। For permissible shear stress Fs, the torque transmitted by a thin tube of mean diameter d and wall thickness t. The permissible shear stress Fs, permissible shear stress Fs है, the torque transmitted, torque निकालना है, by a thin tube of mean diameter d, तो एक थिन ट्यूब है जिसका मीन डायमीटर कितना है? d है, और वॉल थिकनेस कितनी है? t है। सो ट्यूब है, ठीक है, इसका मीन डायमीटर t है, तो इसकी थिकनेस दे रखी है आपको। तो एक थिन ट्यूब है जिसकी थिकनेस आपको दे रखी है, थिकनेस ऑफ विच इज गिवन टू यू। तो मीन डायमीटर मतलब मीन रेडियस, और इसकी थिकनेस कितनी है? इट्स थिकनेस इज हाउ मच? टी। तो बोल रहा है क्या? टॉर्क बता दो कितना होगा, और परमिसिबल शियर स्ट्रेस दे रखा है, टॉर्क मतलब टॉर्शन लगेगी, तो हम बोलेंगे टी बाय जे, दिस इज इक्वल टू टाउ बाय आर। सो टी बाय जे इज इक्वल टू टाउ बाय आर। टाउ की वैल्यू दे रखी है आपको एफ एस, सो टाउ इज इक्वल टू एफ एस, तो आप बोलोगे टाउ टॉर्क इज इक्वल टू एफ एस इंटू जे बाय आर। जरा बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमारी थिन सर्कुलर लूप है उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो एफ एस दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब टी, सो 2 पाई आर क्यूब टी डिवाइड बाय आर। तो टॉर्क की वैल्यू आई एफ एस इंटू 2 पाई आर स्क्वायर टी, तो एफ एस 2 पाई आर स्क्वायर टी, आर की वैल्यू डाल दो डी बाय 2, तो एफ एस 2 पाई आर की वैल्यू है हमारी डी बाई टू, कैपिटल डी बाई टू, आर की वैल्यू है हमारी कैपिटल डी बाई टू का होल स्क्वायर इंटू टी। देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट कमिंग आउट? So what is the result coming out? T is equal to Fs 2 pi d square by 4 into T, तो टॉर्क कितना हुआ? Fs पाई d स्क्वायर T by 2।
क्या आ रहा है? ए. सो आंसर कम्स आउट टू बी ए. चले, चलो आगे बढ़ते हैं. From a circular plate of diameter 6 meter, a circle is cut whose diameter is the radius of the plate. ये क्या बोल गया? From a circular plate of diameter 6 meter, a circle is cut whose diameter is radius of the plate. टॉर्क का डायमेंशन ए का में नहीं आ रहा है. टॉर्क का डायमेंशन ए का में नहीं आ रहा है. क्या बोल रहा है? टॉर्क का डायमेंशन ए का में नहीं आ रहा. क्यों नहीं आ रहा भाई टॉर्क का डायमेंशन ए का में? देखो एफ एस न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, डायमीटर सॉरी हाँ एम एम स्क्वायर, और थिकनेस एम एम. आ तो गया न्यूटन एम एम. सो न्यूटन एम एम आ तो गई. कौन है ये? टॉर्क का डायमेंशन एक में नहीं आ रहा है. आ तो रहा है ए में टॉर्क का डायमेंशन. अच्छा इस वाले में बोल रहे हो, बी वाले में वन ऑप्शन. अच्छा ये ऐसे बोल रहे हो टॉर्क का डायमेंशन एक में ही आ रहा है, तो ये चीज बोल रहा है ये. क्यों सी में नहीं आ रहा? क्या सी में भी तो आ रहा है? ऑप्शन वन में ही आ रहा है, तो सी में नहीं आ रहा. ओके किसी में नहीं आ रहा है. ये दूसरा, आप ये दूसरा बोल दिया. ओके किसी में नहीं आ रहा. अरे सी में भी तो आ रहा है यार. सी में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है. टॉर्क की डायमेंशन सी में भी आ रही है, ए में भी आ रही है, दोनों में आ रही है. चलो आगे बढ़ते हो, पता नहीं क्या बोल रहा है ये. From a circular plate of diameter 6 meter is a circle is cut out whose diameter is equal to radius of the plate. ठीक है. The distance of center of gravity of the remainder from a center of the circular plate. So the answer comes out to be only A. गजब, बहुत बढ़िया जवाब दिए तुम. सर्कल के अंदर सर्कल, बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल. तो बड़े सर्कल वा के अंदर ये छोटा सर्कल वा. देखो भैया क्या बोल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फ्रॉम अ सर्कुलर प्लेट ऑफ 6 सेंटीमीटर डायमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है डायमीटर इसकी. तो ये 6 सेंटीमीटर डायमीटर है इसकी. बोल रहा है एक सर्कल काटा हुज डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस. तो ये सर्कल काटा जिसका डायमीटर कितना है, ये काट दिया 3 सेंटीमीटर. द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिमाइंडर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर प्लेट. अच्छा आपको सीजी बतानी है कहां से? सेंटर ऑफ प्लेट से. तो निकाल लो. एक्स बार इज इक्वल टू a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 अपॉन a1 प्लस a2. जो कट रहा है उसका एरिया माइनस कर देंगे. तो a1 कितना है हमारा? पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 0 माइनस पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 1.5 अपॉन पाई डी स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई 3 स्क्वायर बाय 4. तो पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई बाय 4, ये सब कैंसिल आउट हुआ. ये पहला वाला टर्म आया माइनस 3 स्क्वायर इंटू 1.5. नीचे आया 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. निकालो भैया कितना रिजल्ट आ रहा. व्हाट इज द रिजल्ट कमिंग आउट? 36 माइनस 9 तो आ गया नीचे. 36 चेक करो कितना आ रही है. व्हाट इज एक्स बार कमिंग आउट?
0.5, so 0.5. चले आगे। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन, अच्छा वो चला गया, अब कोई चला गया, आएगा भाई, वो जाएगा थोड़ी, दूधू पीने गया, अभी पी के आएगा दूधू, एनर्जी लेके आएगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड ए इज फ्रॉम एनी ऑफ द थ्री साइड्स, ये क्या पूछा सवाल, बोल रहा है सीजी की दूरी बता दो कितनी है, स्टैंडर्ड है तो सीजी की दूरी कितनी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड ए फ्रॉम एनी ऑफ द थ्री साइड्स, तीन साइड से दूरी कितनी होती है, साइड से दूरी पूछ रहा है बेटा, साइड से, वर्टेक्स से नहीं पूछ रहा है। ये देखो कौन है ये, सो डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, डिस्टेंस फ्रॉम द साइड इज बीइंग आस्क्ड, सीजी की दूरी साइड से पूछी हुई है, ये डिस्टेंस पूछी हुई है आपसे, दिस इज द डिस्टेंस विच इज बीइंग आस्क्ड, एक्स एक्स एक्स, तो ये डिस्टेंस पूछी हुई है वहां से। तो जो सीजी होती है वो क्या करती है, अगर ये x है तो ये कितना होगा, अगर ये x है तो ये कितनी होगी, ये 2x होगी, दिस विल बी 2x, 90 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा a/2, लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, सो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, a/√3 इंटू 2, सो आंसर इज बी। हंसो मत तुम, बुरा लग जाएगा उसे, उसका, ये उसका काम है हमें बुरा लगाना, तुम बुरा लगवा रहे हो उसे, परेशान मत करो उसे तुम, उसका काम है हमें परेशान करना, तुम्हें परेशान होना है। The radius of gyration of rectangular section D and B from a centroidal axis parallel to the width, क्या पूछा हुआ है, The radius of gyration, the radius of gyration of a rectangular section, क्या होती है radius of gyration, so radius of gyration is equal to square root of I by A, so radius of gyration, so BD cube by 12 upon BD, तो रिजल्ट क्या आ गया, D स्क्वायर बाय 12, नहीं ये तो D कट जाएगा ना, D कट जाएगा, तो रूट में आंसर आ रहा है, रूट में तो आंसर ही नहीं है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन फ्रॉम साइनटोइडल एक्सिस पैरेलल टू द विड्थ, सो BD क्यूब है ना हमारा, BD क्यूब, सो D स्क्वायर, सही लिखा था मैंने, सो D/2√2, नहीं 4 इंटू 3, तो 2√3, सो आंसर इज सी, सो आंसर कम्स आउट टू बी 3। क्लियर है, चलो खत्म, ये क्या हुआ, खत्म हो गई फाइल,
खत्म हो गई तो डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट सवाल खत्म हो गए। ये कैसे होगा? चलो, हाँ, बीएमसी स्टार्ट कर रहे हैं। So we'll start with BMC. So अगला सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया हमारा बीएमसी का। So next of the topic that is started is BMC. चलो करते हैं BMC को भी। The soundness test of the cement by Lee-Chatelier apparatus gives the soundness. अनसाउंडनेस किसकी वजह से होती है? पहले तो ये बताओ, अनसाउंडनेस इन द सीमेंट इज ड्यू टू व्हाट? अनसाउंडनेस किसकी वजह से होती है? ये कौन है? बोथ लाइम एंड मैग्नीशिया। वाह बेटा, बोथ लाइम और मैग्नीशिया भी कर दिया। सी विद आंखें ऊपर। अनसाउंडनेस सीमेंट में किसकी वजह से होती है? पहले तो कंपाउंड बताओ ना, किसकी वजह से होती है? अनसाउंडनेस होती है लाइम की वजह से, मैग्नीशिया की वजह से, सल्फर की वजह से। बिल्कुल सही बात है। अप दीपो भव, एब्सोल्युटली करेक्ट। अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम इज मेजर्ड यूजिंग ली-चैटलियर apparatus. अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया इज मेजर्ड यूजिंग ऑटोक्लेव टेस्ट। ये तो ऑटोक्लेव टेस्ट से आती है ना। फ्री लाइम की वजह से आती है, ली-चैटलियर निकाल के देता है हमें। कहां से पढ़ के आए हो भाई? So ली-चैटलियर, ली-चैटलियर मैग्नीशिया कोई अनसाउंडनेस नहीं देता। ये कोई अनसाउंडनेस इंपार्ट नहीं करता है। सल्फर की वजह से अनसाउंडनेस जो होती है उसको मेजर करने का कोई टेस्ट नहीं है। तो आंसर इज ए ओनली। क्लियर है? शॉर्ट नोट में लिखा था, भूल गया। क्यों बनाते हो शॉर्ट नोट्स? फुल नोट से करो। चलो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट सीमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मे बी यूज्ड इन मास कॉन्क्रीटिंग। बोलता है सीमेंट सेलेक्ट करो जिसको आप यूज कर सकते हो मास कॉन्क्रीटिंग के अंदर। मास कॉन्क्रीटिंग के अंदर हमें चाहिए लोहीट सीमेंट। मास कॉन्क्रीटिंग के हमें, चलो अब सब परेशान होना, डिस्टर्ब होना सब, ठीक है? हाँ, तो मास कॉन्क्रीटिंग के अंदर हमें क्या यूज करना है? लोहीट सीमेंट यूज करना है। लोहीट सीमेंट, ठीक है। पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग यूज कर सकते हैं। पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, कैन इट बी यूज्ड? तो पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग मास कॉन्क्रीटिंग के अंदर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग यूज किया जा सकता है। ये बी ऊपर, ए नीचे, सही बात है। सो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग कैन बी यूज फॉर द मास कॉन्क्रीटिंग, यूज कर सकते हो। हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है।
पीपीसी, इसको भी यूज कर सकते हैं मास कॉन्क्रीटिंग के लिए, तो सारे तो सही हैं, बस रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज नहीं होगी, ये मास कॉन्क्रीटिंग में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज नहीं होगी क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है। तो सारे सही है क्या भैया, ये उल्टे पुल्टे आंसर क्यों दे रहे हो? ए कौन कौन था ऊपर? ए देखो सब 1A। भाई बीएमसी पढ़ लो आगे, पीएमसी चल रही है अभी। ब्लास्ट फर्नेस कैसे? ये पीपीसी होता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट इज अ टाइप ऑफ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट इज अ टाइप ऑफ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। वही तो होता है, पीपीसी तो होती है, पोज़ोलानिक मटेरियल जो है स्लैग। कौन कौन से मटेरियल पोज़ोलाना की तरह काम करते हैं? फ्लाई ऐश, राइस हस्क ऐश, देन स्लैग, सिलिका फ्यूम्स, सुर्खी, ये सब हमारे पोज़ोलानिक मटेरियल ही तो है। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट इज अ टाइप ऑफ पीपीसी ओनली, ये पीपीसी का ही टाइप है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू। ओलिक एसिड में भी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओलिक एसिड। ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड यूज करते हैं किसको बनाने के लिए? हाइड्रोफोबिक सीमेंट को बनाने के लिए। ये ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड एक फिल्म बनाता है, वाटर रिपेलेंट फिल्म। तो सीमेंट के पार्टिकल के चारों तरफ एक वाटर रिपेलेंट फिल्म बनती है। A water repellent film is being formed around the cement particle, जो पानी के साथ इसकी इंटरेक्शन को रोकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक सीमेंट बोल देते हैं, which is termed as हाइड्रोफोबिक सीमेंट। सिंपल सवाल है तो। चलें आगे। चलो, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। इसको जमीन पे रख के यूज करते हैं, जमीन पर फेंक के यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल, इसको वही डेंजरस करके यूज करते हैं। तो इसको यूज करने से पहले डेंजरस किया जाता है। सो पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। Lime is available in free state. Lime is made of gypsum. Lime is made from dolomite, carbonate, calcium carbonate. Lime कैसे बनती है? How lime is obtained? Lime is obtained from the calcination of. Lime is obtained from the calcination of limestone. Lime is obtained from the calcination of limestone. Limestone की calcination करके lime बनता है। क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया इसका? So answer comes out to be what? Answer comes out to be C. चले, चलो। Water cement ratio is generally expressed. So water cement ratio is generally expressed volume of water required per 1 bag of cement. 1 bag of cement means what? 50 kg of cement. So per 1 bag of cement.
Clear? So answer comes out to be C. The compressive strength of ordinary Portland cement after 3 days should not be less than OPC. So OPC. अगर कुछ भी नहीं बोला गया हो तो ओपीसी का मतलब क्या होता है? कौन सी ग्रेड ऑफ सीमेंट? अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो ओपीसी की कौन सी ग्रेड की सीमेंट की बात कर रहे हो? ओपीसी 33 भी है, 43 भी है, 53 भी है. अगर कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? क्लियर है? 33 3 दिन के अंदर कितनी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है? 50% अप्रोक्सीमेटली 15%, तो 16.5. क्लियर है? चले आगे. तो अप्रोक्सीमेटली 16.5, तो आपके ऑप्शन के हिसाब से 150. वैसे तो कोई भी आंसर नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. कंटिन्यू. गुड वैरायटी ऑफ सीमेंट कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ. गुड वैरायटी ऑफ सीमेंट 16.5 होगा 165. वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, इसमें किसमें पूछा है? केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा हुआ है. इट इज आस्क्ड इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो मेरे ख्याल से मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है ना. शुड नॉट बी लेस देन. हाँ, इतनी तो वैल्यू है. सवाल ने बोला किससे कम नहीं होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी लेस देन 150. क्लियर है? चलो. So good variety of cement contains higher percentage of. Good variety of cement. Tricalcium silicate, tricalcium aluminate, dicalcium silicate. It should have higher percentage of tricalcium silicate. Best cementing property impart करता है. Resistance against freezing and thawing बढ़ा देता है. तो it should have higher percentage of C3. ये कौन है प्रशांत भाई? तुम क्या क्या बोले जा रहे हो? So it should be C3S. चले आगे. चलो. Water required per bag of the cement. Water required per bag of the cement. अब सवाल में ये नहीं बोला कि किस लिए पानी चाहिए. सवाल में ये नहीं बोला किस लिए पानी चाहिए. वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट फॉर हाइड्रेशन. फॉर हाइड्रेशन 23%. टू बी एडेड 38%. दोनों चीजें अलग अलग है. हाइड्रेशन के लिए 23%, ऐड करने के लिए 38%. एक बैग में कितना सीमेंट? 50 kg. तो 50 kg 23% कितना होगा? सो 23% इसका निकालो कितना है. इसका 50% हो जाएगा. तो 2 10, तो 23% कितना होता है इसका? आधा. तो आधा हो गया 11.5 किलो. और 38% कितना होता है? 38% होता है हमारा आधा 19 kg. तो 11.5 से लेके 19 किलो के बीच में होगा. 11.5 से लेके 19 किलो के बीच में. सो 14 kg इज द आंसर. क्लियर है? DDB. हाँ DDB.
चलो, to obtain the high compressive strength of the cement at very slow rate. अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल सवाल आ गया. This is the practical problem which is being asked. So very slow rate 1200 डिग्री सेल्सियस. सो 1200 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए, 500 डिग्री सेल्सियस पे, फिर 20 मिनट के लिए, फिर एम्बिएंट टेम्परेचर. तो ये कूलिंग की बात चल रही है. तो 1200 से 500 पे लेके आया आधे घंटे में, फिर आपने 20 मिनट तक इसको क्या किया, एम्बिएंट टेम्परेचर पे लाने में लगाया. स्लो रेट पे लेके आए, बहुत स्लो रेट पे लेके आए, ये स्लो रेट पे लेके आए, 1200 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए. अच्छा, ये हाइड्रेशन और टेम्परेचर की वेरिएशन है, ये तो अलग से बतानी पड़ेगी. तो इसको तो जब क्लास में डिस्कस करेंगे तभी बताया जाएगा. फिर है मॉडरेट रेट 1200 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट पे, और फिर है एक फास्ट रेट 10 मिनट पे लेके आ गए. 10 मिनट पे लेके आ गए तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाइंडिंग बनेगी नहीं प्रॉपर. देखो, पहली चीज तो सवाल किसका है, सवाल है रेट ऑफ कूलिंग के ऊपर, हीटिंग के ऊपर नहीं है. हमारी जो हीटिंग होती है वो किस टेम्परेचर में होती है, 1400 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस पे. तो अगर आप हायर रेट पे बर्न करोगे तो आपको स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी, स्ट्रेंथ विल कम आउट टू बी मोर. तो बता ही तो रहा हूं भाई, सुन तो लो. तो अगर मैं बर्निंग की बात करूं, बर्निंग होती है सीमेंट की 1400 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच में. अगर आप हायर टेम्परेचर पे बर्न करोगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आएगी, क्योंकि लाइम और सिलिका की बाइंडिंग प्रॉपर होगी, बाइंडिंग विल बी प्रॉपर. अब जब बाइंडिंग हो गई, इसके बाद कूलिंग की जाती है. किसके अंदर की जाती है, रोटेटरी कूलर होते हैं उसके अंदर कूलिंग की जाती है. अब कूलिंग के टाइम पे आपको सफिशिएंट टाइम देना है कि जो बाइंडिंग हुई है वो मैच्योर हो जाए. कूलिंग के टाइम पे आपको सफिशिएंट टाइम देना है कि लाइम और सिलिका के बीच की जो बाइंडिंग है वो मैच्योर हो जाए. एंड फॉर दैट इट शुड बी डन एट मीडियम रेट, और यू कैन से मॉडरेट रेट. तो उसके लिए मॉडरेट रेट पे होनी चाहिए. तो 1200 से 500 डिग्री सेल्सियस पे लाओगे 15 मिनट के अंदर, और फिर एम्बिएंट टेम्परेचर पे लेके आओगे 10 मिनट के अंदर. अगर बहुत फास्ट रेट पे निकल के आ गए, बाइंडिंग मैच्योर नहीं होगी, बाइंडिंग विल नॉट बी मैच्योर्ड. बहुत कम रेट पे लेके आए तो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा दोबारा, ये अगेन इट विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. पानी एब्जॉर्ब कर लिया, हाइड्रेशन हो जाएगी. इसका मतलब दोबारा से आपको स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, कम मिलेगी. अगेन दी स्ट्रेंथ विल कम आउट टू बी लेस. इसलिए मॉडरेट रेट पे लेके आते हैं. तो दो अलग अलग फैक्टर बताए हैं, 2 डिफरेंट फैक्टर्स आई हैव डिस्कस्ड हियर. क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. फॉर 1 cubic meter of concrete 1:2:4 the number of cement bags required is. For 1 cubic meter of concrete 1:2:4 the number of cement bag required is. नंबर ऑफ सीमेंट बैग. तो पहले तो हम यूज करेंगे 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट किसके बराबर है, 1.53 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कंक्रीट. फिर अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट. वॉल्यूम ऑफ सीमेंट होगी 1/1 + 2 + 4 इंटू 1.53. फिर नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, 1.53 अपॉन 4 + 2 6 7 डिवाइड बाय 0.035. कैलकुलेट करके निकाल. सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट. क्या रिजल्ट आ रहा है,
6.224 244 to 6.3, so it comes out to be 6.3. चले, हाँ जी बोलिए। हाँ 6.3 आंसर है। कंटिन्यू। A 28-day crushing strength of cement in a tester on 70.7 mm size cube of mortar having cement to sand proportion। बहुत बढ़िया। बोलता है सीमेंट की स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हो 70.7 mm साइज क्यूब पे, जो मोटार बनाओगे वो किस प्रोपोर्शन में बनाओगे? स्टैंडर्ड रिजल्ट 1:3 प्रोपोर्शन में बनाते हैं। किसका? सीमेंट और एनोर सैंड का। सीमेंट and Ennor sand. So mortar prepared is of what? Cement and Ennor sand. तो मोटार जो बनाई जाती है वो सीमेंट और एनोर सैंड की बनाई जाती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, चलो लास्ट प्रॉब्लम। Which of the following cement is suitable for use in urgent repair? एनोर जगह का नाम है भाई, साउथ इंडिया में जगह है, उसका नाम है एनोर। Which of the following cement is suitable for use in urgent repair of existing massive concrete structures? So which of the following cement is suitable for use in urgent repair of existing massive concrete structure such as large dam? अर्जेंट रिपेयर करना है तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट नहीं लगाएंगे, लो ईट सीमेंट नहीं लगाएंगे, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट नहीं लगाएंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट लगाना तो ये भी नहीं चाहिए। अर्जेंट रिपेयर के लिए यूज होती है क्विक सेटिंग सीमेंट। So for urgent repair, quick setting cement is being used. अब सवाल पूछा है, आंसर दे के आना, तो मैं रैपिड हार्डनिंग आंसर मार्क कर दूंगा, पर यह आंसर नहीं है, क्विक सेटिंग सीमेंट है। क्लियर है? चलो सफिशिएंट है इसके लिए, बाकी कल करते हैं। तो कल से तो बीएमसी कंटिन्यू रहेगी आपकी। सेटिंग टाइम कम होने की वजह से क्विक सेटिंग, हाँ सेटिंग टाइम कम होता है इसलिए क्विक सेटिंग। अर्जेंट रिपेयर नहीं हो तो ओपीसी लगाएंगे। भैया अर्जेंट नहीं है रिपेयर तो फिर तो ओपीसी लगाऊंगा ना, फिर क्या दिक्कत है? चलिए, थैंक यू एवरीवन।